हेलो गाइस, वेलकम टू डे वन ऑफ मास्टर ब्लास्टर सीरीज। आज के सेशन में क्या करने वाले हैं? दिस इज नॉट जस्ट अनदर प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं सीखने वाले हैं। एवरी संडे विल टेक वन डीप इरोडोव लेवल प्रॉब्लम। विल लर्न हाउ टू थिंक बिकॉज द एग्जाम जिसकी मैं बात करने वाला हूं, जिसे हम जेई एडवांस बोलते हैं, मैं पर्सनली उसको आई कॉल इट द ब्यूटीफुल एग्जाम, नॉट द डिफिकल्ट एग्जाम। वो एक ही चीज पर आपको चेक करता है, दैट्स योर एबिलिटी टू थिंक। तो लेट्स बिगिन। So this is the problem we have right in front of us. This is a question from the book called Erudov. Problem number 1.77. So see, there is a rod, there is a wedge, and all surfaces are smooth. What they've given us in the question is the ratio of the masses of the rod and the wedge. That's given as eta. And they have asked us the acceleration of the rod and the wedge. ये पूछा गया है। तो चलो समझते हैं कि acceleration. Let's get a little bit. So this is the setup. There is a rod. I've removed everything to show you. This is a rod. See, as you can see, it's allowed to come down, right? There's a wall on two sides to avoid it from tilting sidewards. This is the wedge and this is the combination. अब इसको हम समझते हैं। Many a times स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता है कि रॉड किधर मूव करेगा। ये रॉड तो समझ में आ जाता है, बट वेज किधर मूव करेगा। तो इसको समझाने के लिए मैंने दो डायग्राम बनाए, थोड़ा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया। पहले इसको समझते हैं, फिर इसको समझते हैं। देखो यहाँ पर सेम सेटअप, वेज की जगह बस एक ब्लॉक डाल दिया। अब what happens to this rod? This rod will try to come down because of its weight. So when it tries to come down, it pushes this block down. This is what we call normal force. Same normal force rod will experience. Now think about this block. What is this normal force doing to the block? It's trying to push it down. Can it go down? No, because there is ground. So इस setup में कुछ move करने वाला नहीं है, सब stationary रहेगा। But हमारा real question ये, इसमें क्या होगा? Again, the rod will push the wedge down, but इस पर contact surface, normal force contact surface के perpendicular लगता है। It will act like this. Action reaction. This is also there. So now this end, see the difference, this end and this end. Now this end, if I break it like this, a part of this end is horizontal, which can make it move in horizontal direction. Right? So the rod is going to come down. Let's call its acceleration as A1. Wedge is going to move like this. Let's call this acceleration A2. So in this question we have to find A1 and A2. Now A1 और A2 की बात करें, A1 रॉड का एक्सेलरेशन है, A2 वेज का एक्सेलरेशन है। तो एक चीज समझनी है, इस क्वेश्चन में सीखना है कि when two objects are in contact, अगर दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में है, मतलब वो इंडिपेंडेंट मूव नहीं कर रहा है कि रॉड गोइंग समवेयर एल्स, वेज गोइंग अनदर डायरेक्शन, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। मतलब अगर दो लोग कांटेक्ट में हैं, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल कंस्ट्रेंट, तो उनकी वेलोसिटी या एक्सेलरेशन अगर कांटेक्ट में है, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन का कंपोनेंट नॉर्मल, व्हाट इज द नॉर्मल डायरेक्शन? दिस डायरेक्शन। दो लोग अगर कांटेक्ट में हैं तो उनकी वेलोसिटी या एक्सेलरेशन का कंपोनेंट अलोंग द नॉर्मल इक्वल होना चाहिए। मैं समझाने की कोशिश करता हूं तुमको कि मान लो, कुछ बॉक्स दोगे मुझे? तो मान लो अरे भाई जल्दी दो, फेंक के दो, ऐसे मुझे मजा नहीं। ठीक है, तो ये दोनों कांटेक्ट में, राइट? तो जब तक कांटेक्ट में, अगर इस सरफेस के पैरेलल मूव कर रहे हैं तो कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, जब तक ओवरलैपिंग है कांटेक्ट के लिए। बट सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसा नहीं हो सकता कि ये 3 कदम चले और ये 2 कदम चले। अगर ये 3 चला है, 3 शुरुआत में कांटेक्ट बना हुआ है, कांटेक्ट बनाना है तो इस डायरेक्शन, इसे बोलते हैं सरफेस के परपेंडिकुलर। तो अलोंग द नॉर्मल डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी या कंपोनेंट के कंपोनेंट्स इक्वल होने चाहिए। अब इसी चीज को हम समझते हैं। तो देखो यही चीज मैंने यहां बना दी है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम A1 और A2 में रिलेशन निकाल रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम में यही अपने आप में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इनके एक्सेलरेशन का रिलेशन बताओ। तो मैंने रॉड बना रखा है जिसका एक्सेलरेशन A1 है डाउनवर्ड, ये वेज का एक्सेलरेशन A2 है, थोड़ा सा लाइंस बनाई है। दिस इज द नॉर्मल जिसके अलोंग मुझे कंपोनेंट्स ब्रेक करने हैं। तो जिसके अलोंग मुझे कंपोनेंट्स ब्रेक करने हैं, तो जैसा दिख रहा है तुमको, ये थीटा, ये 90 है, 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, 90 माइनस थीटा, सारे एंगल्स हो गए, राइट? A1 का कंपोनेंट अलोंग द नॉर्मल, तो कितना हो जाएगा? A1 cos थीटा। A2 का कंपोनेंट अलोंग द नॉर्मल कितना हो जाएगा? A2 cos ऑफ 90 माइनस थीटा। इन दोनों को इक्वेट कर देना है बिकॉज द रॉड एंड द वेज आर इन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट होने के लिए क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए।
नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा साइन थीटा, डिवाइड कर लेंगे तो दिस इज व्हाट वी गेट, tan थीटा इज इक्वल टू a1 बाय a2। व्हाट वी हैव गॉट, tan थीटा इज इक्वल टू a1 बाय a2। तो अपने आप में ये एक क्वेश्चन भी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वन ऑफ द थ्री इक्वेशन, तीन इक्वेशन बनाने वाले, इसमें से पहली इक्वेशन आ गई a1 और a2 का रिलेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहां पर ये डायग्राम अभी हमने समझ लिया कि ये नॉर्मल है, डायरेक्शन समझ लिया, राइट। अब मैं अलग अलग दिखाता हूं तुमको। रॉड को अकेले डील करते हैं, हम ऑलरेडी a1 a2 का रिलेशन निकाल चुके हैं। अब मैं रॉड को अकेले डील कर रहा हूं। व्हाट आर द फोर्सेस ऑन द रॉड, इट्स वेट, नॉर्मल फोर्स बाय द वेट एंड रॉड इज कमिंग डाउन। हमने एनालाइज कर लिया, राइट, रॉड इज कमिंग डाउन। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, नेट डाउनवर्ड फोर्स m1g माइनस n का कौन सा हिस्सा वर्टिकल लग रहा है, ये n है, ये थीटा है, तो दिस इज n cos थीटा। रॉड का वेट m1g, नाउ इट्स वेरी इजी टू राइट द इक्वेशन, m1g minus n cos theta. What is m1g minus n cos theta? It's net force acting in downward direction, and this should be equal to mass into acceleration. So understood, very easy. We have got another equation. एक और इक्वेशन मिल गई। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, गर्मी बहुत है भाई, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वेज का, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पे मैंने वेज बना दिया है। What are the forces on the wedge? तो एक्चुअल फोर्सेज हैं, एक ये n है, ये n किसने लगाया है, रॉड ने। ग्राउंड भी एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, उसका नाम मैं लिखा देता हूं n डैश, इसका खुद का वेट m2g। तो दीज आर द फोर्सेस। कितने फोर्स है, तीन फोर्स हैं, नॉर्मल फोर्स n डैश, इट्स वेट एंड n बाय द रॉड। वेज मूव किधर कर रहा है, लाइक वी डिसाइडेड वेज इज अलाउड ओनली टू मूव इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हमें नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन निकालना है। n डैश विल नॉट कंट्रीब्यूट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इट्स वर्टिकल, वेट विल नॉट बी देयर। सो ओनली इसका एक हिस्सा है जो हॉरिजॉन्टल लग रहा है, वो कितना यहां से दिख रहा है, ये n है, ये थीटा है, तो दिस इज n sin थीटा। नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज n sin थीटा, दैट शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बस ऑलमोस्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। तीन अननोन है हमारे पास, a1 a2 n, तीन अननोन है a1 a2 and n, और हमें तीन इक्वेशन मिल गई है। ये है तीन इक्वेशंस, राइट। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो दिस इज वन इक्वेशन, दिस इज व्हाट वी गॉट फॉर रॉड, दिस इज व्हाट वी गॉट फॉर वेज। मैंने n sin थीटा में n sin थीटा इधर कर दिया है, एंड दिस इज व्हाट वी गॉट फॉर द रिलेशन बिटवीन a1 and a2 कंस्ट्रेंट। अब इन तीनों को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करना भी आसानी है, मैंने थोड़ा सेट करके रखा है। इस a1 को उठा के यहां रख दो, इस n को उठा के यहां रख दो, और देखो सब में a2 आ जाएगा, यू विल बी एबल टू सॉल्व a2। वंस यू गेट a2, किसी बच्चे के मन में सवाल आएगा कि सर a2 आ गया, क्वेश्चन में m1 m2 तो दिया नहीं था, बट उनका रेशियो दिया था, डिवाइड कर देना m1 m2 को, जो भी रेशियो दिया उससे रिप्लेस कर देना, एंड फाइनली विल गेट द वैल्यूज ऑफ a1 एंड a2। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू, दिस वाज डे 1। नेक्स्ट सेशन में वी आर गोइंग टू टेक दिस क्वेश्चन। मैं ऑलरेडी इसे तुम्हें हर बार बता भी दूंगा। दिस इज अनदर क्वेश्चन फ्रॉम इरिडोम, देखने में अच्छा लगता है, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो फील ग्रेट। मजेदार क्वेश्चन है, इट मेक्स यू थिंक, तुम्हारी थिंकिंग को स्ट्रेच कर देगा ये। सो विद दिस वी come to an end. Thank you so much. See you on next Sunday. Bye bye.